हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम विद वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी, साथ में देखा था मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड बाय कॉनकेव मिरर, साथ में ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं इसका डिस्कशन किया था। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डिवीएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बारे में बात की जाएगी। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश, जिसको हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस कहते हैं, उसका एरिया कैसे निकाला जा सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ फिनोमेनन बेस्ड ऑन टीआईआर पर देखेंगे, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मिराज हो गया, ऑप्टिकल फाइबर जो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इन सबके बारे में बात की जाएगी और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े उससे पहले कुछ पॉइंट्स देखो। सपोज हमारे पास जो अब तक पढ़ा उन सबको सम अप करते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई इंटरफेस दिया गया है, ये कोई इंटरफेस दिया गया है और यहां पर हम नॉर्मल बना देते हैं। एक लाइट रे मान लेते हैं यहां पर आकर के इंसिडेंट होती है, नॉर्मल इंसिडेंस है इसका। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा, ये इधर आकर के इंसिडेंट होती है, ये ऐसा, तो ये विदाउट डिविएशन निकल जाती, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये ऐसा, ठीक है, जितने पर आकर इंसिडेंट होती उतने पर निकल जाती है, तो नॉर्मल इंसिडेंस होता है। यहां पर 90 डिग्री पर आकर के गिरती है, यहां पर I इज इक्वल टू 0 होता है और R इज इक्वल टू 0 होता है। I इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। क्या है ये? नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ। अब दूसरा देखो, अगर हम यहां से कुछ एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं, जैसे मान लेते हैं लाइट रे कुछ एंगल पर आकर के इंसिडेंट होती है, ये नॉर्मल है, यहां पर ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, कुछ एंगल पर लाइट आकर के गिरती है, ये कुछ एंगल पर लाइट आकर के गिर रही है, तो एंगल पर लाइट आकर के गिरेगी तो यहां पर कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन की वजह से मुड़ेगी, तो ये इधर चली गई मान लेते हैं लाइट रे, तो ये इसका पाथ है, फाइनली कुछ ऐसी होगी और ये फाइनली कुछ ऐसी होगी, ठीक है। यहां पर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम I लिख रहे हैं और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको R लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम I1 लिख देते हैं, इसको R1 लिख देते हैं। तो देखो यहां पर एंगल छोटा है, यहां पर एंगल बड़ा है। अब कैसे हमने डिसाइड किया कि ऐसा होगा? तो यहां पर ये है डेंसर मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है, यहां पर है रेयरर मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है। अब समझ में आया? ठीक है। अब क्या करते हैं, इस एंगल की वैल्यू थोड़ी बढ़ाते हैं। अगर इस एंगल की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दी जाएगी, यहां पर देखो इस एंगल की वैल्यू बढ़ाओगे अगर, तो मान लेते हैं इतना बढ़ गया एंगल, तो अगर एंगल इतना बढ़ जाएगा कि यहां पर ये जो लाइट रे है इसमें आर बढ़ता रहेगा, मान लेते हैं आर अब ऐसा हो गया, यहां पर ग्रेजिंग इमरजेंस है, तो अगर ऐसा हुआ, इस पाथ पर जा रही है लाइट, इस पाथ पर लाइट जा रही है, इस पाथ पर लाइट जा रही है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो R की वैल्यू कितनी बन गई? 90 डिग्री बनी है, तो यहां पर R इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। जिस एंगल पर ऐसा होता है उसे कहते हैं एंगल C, ठीक है। थीटा C, IC या C जो भी बोलना चाहो बोल सकते हैं। फर्दर अगर हम एंगल इंक्रीज करते हैं, फर्दर अगर एंगल की वैल्यू बदल दी जाए, इससे भी ज्यादा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, सपोज ऐसा एंगल हो जाए, तो यहां पर देखो कुछ ऐसा होने लगेगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा आर बढ़ने लगेगा और इससे ज्यादा जब आर बढ़ेगा तो उसके साथ यही होने वाला है, ये उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा, ये इसी मीडियम में वापस लौट जाने वाला है। यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है I, वो ग्रेटर देन होता है C के, और यहां पर ये होता है R, I इज इक्वल टू R होता है, क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इन सबको एक साथ देखते हैं। यहां पर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, कोई डेविएशन नहीं हुआ, यहां पर कुछ एंगल था, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना करके लाइट आकर इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो कुछ यहां पर डेविएशन होता है, डेविएशन भी लिख सकते हैं, और ये जो R है इस I से बड़ा है। अगर हम वैल्यू बढ़ाते चले जाएं I की, तो I की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो R बढ़ता चला जाएगा। R की वैल्यू 90 डिग्री जब हो जाती तो जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अभी देखते हैं सबके बारे में।
और यहां पर आई से बढ़ा दिया जाए, अगर मतलब जो भी वैल्यू है आई की वो सी से बड़ी हो जाए, तो लाइट यहां पर म्यू आर में ना जाकर के म्यू डी में ही वापस लौट आती है। इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं टीआईआर। टीआईआर, और इसको क्या कहते हैं, ये कंडीशन है क्रिटिकल एंगल की, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है ये। तो यहां पर क्रिटिकल एंगल बन रहा है, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल है। और यहां पर ये नॉर्मल इंसिडेंस था, ये ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ती है उसी के साथ में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो जाता है डेंसर मीडियम में, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम का, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, या कह सकते हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेयरर मीडियम में बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर फर्दर हम वैल्यू इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्रिटिकल एंगल के बाद भी, तो क्या होता है, लाइट सेकंड मीडियम में ना जाकर के उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फेनोमेनन समझ में आया होगा, इसी को कहा जाता है टीआईआर। आओ देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्रिटिकल एंगल की क्या होती है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम में बनने वाला, जिसके लिए डेंसर मीडियम में बने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यहां पर, हाँ, जिसके लिए रेयरर मीडियम में बनने वाले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। डेंसर मीडियम में वो एंगल जो बनता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, डिनोटेड सी से करते हैं, ठीक है। अगर हमें वैल्यू निकालनी हो इन दोनों इंटरफेस, जो भी दोनों मीडियम है इनके इंटरफेस के लिए, तो यहां पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। ये है केस फर्स्ट, देखो डिस्कस कर रहे हैं तो लिख देते हैं केस फर्स्ट है, ये है केस सेकंड, और ये है केस थर्ड है, और ये है केस फोर्थ है। तो हम यहां पर पहले केस, थर्ड केस के लिए लगाते हैं। आओ देखो, केस थर्ड, स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या कहेंगे, यहां से देखो, सबसे पहले यहां पर है म्यू डी, यहां पर है म्यू आर, लगा दो तो लिखेंगे म्यू डी साइन आई सी, या साइन सी लिख लो सीधे सीधे, इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, म्यू आर साइन 90 डिग्री का एंगल बनाना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां से वैल्यू निकालोगे तो साइन सी इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू आर बाई म्यू डी, ठीक है, म्यू आर बाई म्यू डी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहे तो एक तरीका और होता लिखने का, वो भी देख लो। दूसरा तरीका क्या होता है, और लगा के लिखो कि हम यहां पर म्यू रिलेटिव डिफाइन करते हैं, और म्यू रिलेटिव क्या होता है, तो म्यू डी डिवाइडेड बाय में म्यू आर होता है। अगर हम ऐसा हम लोगों ने माना है, ठीक, अगर ऐसा कह दें तो यहां से साइन सी की जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो कितनी लिखी जा सकती, 1 डिवाइडेड बाय में म्यू रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और किसके रेस्पेक्ट में होता है, रेयरर मीडियम के रेस्पेक्ट में होता है। इस तरह से हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये है डेफिनेशन, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं, जैसे हम बात करें वाटर एयर इंटरफेस दिया गया हो, तो वाटर एयर दिया गया हो 49 रखना है। डायमंड एयर दिया गया हो तो इसके लिए जो एंगल ऑफ जो सी लिखा जाता है वो कितना लिख सकते हैं, तो इसके लिए 24 डिग्री लिखा जाता है, ठीक है। और भी है, ग्लास के लिए लिखना चाहो तो ग्लास के लिए भी लिख सकते हो। कुछ चीजें याद रख सकते हैं, यहां से कुछ चीजों के बारे में याद रखना है, क्योंकि आगे जब रेनबो पढ़ेंगे उन सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, तो ये और ये कम से कम याद रखना है। तो ये होता है क्रिटिकल एंगल, कैसे डिफाइन करते हैं आई थिंक पता चला होगा। और यहां पर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी प्रॉपर समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट है डेरिवेशन ऑफ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से कोई रे कितना डेविएट होती है। देखो आओ, ये हमारे पास इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया गया, यहां पर एक लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है ऐसे, और इधर चली जाती कुछ इस तरह से, ठीक।
तो यहां पर ये I है और यहां पर ये R दिया गया है, ये है ऐसा। इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लो, इसका पुराना वाला पाथ दिखाना है हमें। हाँ ये ठीक है, पुराना पाथ दिखाना है। तो ये है डेविएशन जिसको हम डेल से डिनोट करने वाले हैं, और ये जो टोटल एंगल बनेगा वो क्या होता है, वो R होगा। इधर लाइट रे जा रही है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर हम डेविएशन देखें तो कितना लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू, बोलो तो इसे लिखा जा सकता है I माइनस R, यही होगा डेविएशन। तो डेविएशन को I माइनस R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ऐसा हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, तो डेल मैक्स कितना लिखा जा सकता है, वो तब लिखा जाएगा जब ये यहां पर ग्रेजिंग इमरजेंस हो, तो लाइट इधर चली जाए, तो उस केस में पूरा का पूरा कितना लिखा जा सकता है, तो यहां पर I की वैल्यू हो जाती है C के बराबर, I की वैल्यू C के बराबर माइनस, यहां पर क्या लिखा जा सकता है, देखो ठीक लिखा है, उल्टा लिख दिया है, R माइनस I होगा, R माइनस I बनेगा क्योंकि R ज्यादा है। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, 90 का मतलब π/2, और I कितना हो जाएगा, C के बराबर, ऐसा होगा। तो ये तब की कंडीशन है जब हम यहां पर रिफ्रैक्शन को देख रहे हैं, अभी TIR नहीं हो रहा है। यहां पर क्या है, केस फर्स्ट, नो TIR, नो TIR, TIR अभी नहीं हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब की बात है। और अगर TIR हुआ तो TIR करवाओ। यहां पर लाइट आ रही थी ऐसे, नॉर्मल यहां ड्रॉ किया गया था, अब इधर चली गई, तो ये इसका पाथ ये था ना, इस पाथ से इतना डेविएट हो गई, तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे निकाला जा सकता है, तो ये है I और यहां पर ये दिया गया है, ये भी I हो जाएगा। तो डेल लिखना सीखा था ना हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में, डेल इज इक्वल टू लिखा जा सकता है पाई माइनस 2I, कुछ याद आया हो तो। अरे ऐसे देख लो ना, ये I2I बन जाएगा, पूरा एंगल पाई का बनेगा, पाई माइनस 2I डेल हो जाएगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, कर दो ऐसा, ये ऐसा, यहां पर देखो नॉन लीनियर फंक्शन बनने वाला है, तो नॉन लीनियर फंक्शन बनेगा तो हम इसको एक काम करते हैं, रेफरेंस दे देते हैं पहले। ये है रेफरेंस, ठीक है। जैसे रेफरेंस दे दिया, अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर तक जाएगा और यहां पर ये C बन गया है और यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस C के बराबर हो गया है, तो इसे लिख सकते हैं π/2 माइनस C, वो देखो जो लिखा है, ठीक है। अब इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो ये देखो एक लीनियर आएगा कर्व, तो लीनियर आएगा, तो लीनियर कर्व क्या हो सकता है, देखो लीनियर कर्व कहां से बनना शुरू होगा, तो लीनियर कर्व यहां से बनेगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं कि इधर हम डेल को प्लॉट कर रहे हैं, इधर I को प्लॉट कर रहे हैं, तो I को अगर 0 रख दें तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आएगी, तो डेल की वैल्यू आ जाएगी पाई, तो यहां पर पाई लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम डेल की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो डेल की वैल्यू 0 कर देंगे तो यहां से I की वैल्यू π/2 निकल के आएगी, तो I की वैल्यू π/2 निकल के आएगी। तो इसको हम मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनने वाला है, या ऐसे मिला दो, यहां से इसको ऐसे मिला सकते हैं, ये हमारे पास निकल आएगा, देखो कर्व बन गया। तो यहां पर क्या है, जब हम डेल की वैल्यू 0 कर देंगे, तो डेल 0 अगर जैसे रखेंगे तो I की वैल्यू निकल के आएगी π/2, तो ये π/2 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, π/2 माइनस C, इस बीच में ग्राफ नहीं रहेगा। यहां पर नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है ये, और यहां पर ये लीनियर है, लीनियर है, बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। तो वो बताएंगे कि अभी TIR हुआ या TIR नहीं हुआ। TIR से पहले एंगल ऑफ डेविएशन उस तरह से निकाला जाता है, आफ्टर TIR एंगल ऑफ डेविएशन इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आगे आओ, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है। मान लेते हैं कि कहीं पर कोई लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड के अंदर कोई फिश है, वो सर्किल कितना देख सकती है मैक्सिमम अपनी सरफेस के ऊपर, वो सर्किल का हमें एरिया चाहिए। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर मान लेते हैं ये है एयर और उस लिक्विड का इंटरफेस, और इसमें लिक्विड भर दिया गया है,
ठीक है, लिक्विड भरा है मान लो, और यहां कहीं पर है फिश, यहां फिश है, ये सरफेस की तरफ देख रही, कितना एरिया देख सकती है। अब देखो यहां से लाइट रेज चलेंगी, एक लाइट रे यही चली गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। अब मान लेते हैं दूसरी लाइट रे यहां से चलती है, यहां पर जाती है, देखना ध्यान से, और उसके बाद में ये डेविएट होती इधर चली जाती है, ठीक है। एक लाइट रे यहां पर जाती है और डेविएट होकर के इधर चली जाती है, देखो नॉर्मल, ये ग्रेजिंग इमरजेंस है। यहां पर भी सेम वही, यहां पर गिरती है और इधर चली जाती है, और यहां पर जब गिरती है तो ये ग्रेजिंग इमरजेंस होता है इसके साथ, ये ऐसा हो रहा है। तो देख पा रहे होंगे कि एरिया सबसे ज्यादा कब कवर होगा, एरिया सबसे ज्यादा कवर तब होगा जब यहां पर जो इमरजेंस हो वो ग्रेजिंग होना चाहिए। तो ग्रेजिंग इमरजेंस की कंडीशन लगानी है, तो यहां पर आओ थोड़ी मैथ लगाते हैं। ये ऐसा हो गया, यहां पर नॉर्मल खींचना चाहो खींच दो, वैसे कोई नीड नहीं है, यहां खींच दो एक नॉर्मल यहां खींच देते हैं। तो बताना ध्यान से, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बिल्कुल सी के बराबर कहेंगे, क्योंकि यहां पर जो आर होगा दैट विल बी 90 डिग्री, और यहां पर ये क्या होगा, सी होगा, यहां पर जो आर होगा ये 90 डिग्री आएगा, ठीक है। मान लेते हैं जिस लिक्विड के अंदर है म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलना चाहो बोल दो। बाहर यहां पर क्या है, एयर दे रखी है, ये लाइट रे इधर जा रही थी, ये लाइट रे इधर जा रही थी, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। सबसे ज्यादा एरिया कवर तब हो रहा है जब यहां पर क्रिटिकल एंगल बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्किल बन रहा होगा, देखो ध्यान से देखोगे तो मिलेगा, ये एक सर्किल मिल रहा है, इसी सर्किल को हम कहते हैं COI, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस इसी को कहा जाता है। अब मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, R है, और ये जो डेप्थ दे रखी है दैट इज H। तो अगर हम यहां से निकालना चाहते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, तो बताओ कितना लिखेंगे यहां से। सबसे पहले यहां पर अगर ये C होगा तो इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, क्या C लिख सकते हैं, हाँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है और ये इनकी ट्रांसवर्सल आ जाएगी, तो ये C और C हो गए, ठीक है। आओ इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो कहोगे म्यू अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, तो क्या कहेंगे, म्यू साइन सी इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखा जाएगा 1 इंटू साइन 90, बढ़िया है। तो यहां से साइन सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट विल बी 1 बाई म्यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। tan सी की वैल्यू क्या है, यहां से देख के बताओ, tan सी की वैल्यू इज इक्वल टू में क्या आएगी, tan सी लिखोगे तो परपेंडिकुलर तो r हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में बेस, तो बेस बनेगा h, ठीक है। साइन सी की वैल्यू पता, tan सी की वैल्यू पता है। अब हम साइन सी दिया गया है तो यहां पर ऐसा नहीं लिख सकते, देखो ये अगर c है हमारे पास, ये 1 है, ये म्यू दिया गया है, तो क्या हम इसको म्यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो tan c इज इक्वल टू में r बाई एच तो है ही, यहां पर और tan को क्या लिखा जा सकता है, तो 1 डिवाइडेड बाई में यहां लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो बताओ यहां से स्मॉल r की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, h डिवाइडेड बाई में रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू निकल आएगी, मतलब इस सर्किल की रेडियस, ठीक है। इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, एरिया कैसे लिखा जा सकता है, पाई आर स्क्वायर से सर्किल है ना, तो एरिया अगर लिखना हो, एरिया A इज इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई में म्यू स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रखना, इस तरह से हम सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं जो यहां पर इल्यूमिनेट होने वाला है। मैक्सिमम कब दिखेगा, जब हमारे पास क्रिटिकल एंगल फॉर्म हो रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाएगी। ये था सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस का कॉन्सेप्ट। यहां पर हम लोगों ने देख लिया एंगल ऑफ डेविएशन कैसे चेंज होता है, और यहां पर डिस्कस कर लिया क्रिटिकल एंगल क्या है, और ये था कि रिफ्रैक्शन क्या, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ये कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आगे आओ कुछ फिनोमिनन को देखते हैं जो TIR के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड कैसे होता है, तो मान लेते हैं डायमंड का कुछ ये स्ट्रक्चर है, ये कुछ स्ट्रक्चर है, लाइट आकर के गिरती है इस पर, तो मान लेते हैं कि यहां से लाइट एंटर करती है इसके अंदर,
यहां से लाइट एंटर करती है, इधर आती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है। या ऐसे देखो, यहां से लाइट यहां गई, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां गई, फिर यहां गई लाइट, फिर यहां गई, फिर लाइट यहां गई, लगातार इसके अंदर ट्रैप हो जाती है लाइट। तो एक बार लाइट अगर इसके अंदर एंटर करती है तो ये ट्रैप हो जाती है। हर जगह पर जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है आई, ये ग्रेटर देन सी होता है। हर जगह पर जो एंगल बनता है ये आई ग्रेटर देन सी रहता है। और जब आई ग्रेटर देन सी होता है देन टी आई आर विल टेक प्लेस। टी आई आर होगा और टी आई आर होगा तो लाइट इसी के अंदर घूमती रहेगी। इस तरह से डायमंड की स्पार्कलिंग होती है, डायमंड इस तरह से चमकता है। ठीक है, मिराज का फॉर्मेशन कैसे करवाया जाता है या मिराज क्या होता है, तो इसको हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास डिस्कस की थी उसके बिहाफ पर भी समझ सकते हैं। TIR से समझेंगे थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर एक कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ दिया गया है, ठीक बन गया, हाँ ठीक है बन गया। यहां पर मान लेते हैं हम खड़े हुए हैं, मान लेते हैं यहां पर राम, ठीक है, ये यहां पर खड़े हुए हैं। उसके बाद इधर की तरफ देखते हैं इस पेड़ को, ये ट्री है, इस ट्री को देखते हैं। तो अगर हम देखें यहां से कुछ लाइनें मार्क कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक तो ये वाला लेवल हम मार्क कर रहे हैं, ये लेवल मार्क कर रहे हैं, ठीक है, ये लेवल मार्क कर रहे हैं। इस लेवल में ध्यान से देखोगे तो कुछ चीजें नजर आएंगी। इस लेवल में कुछ चीजें नजर आने वाली हैं। क्या? ये कब बनता है? तो समर के टाइम बनता है, समर के टाइम बनता है जब यहां पर एयर क्या हो जाए, हॉट एयर है यहां, और हॉट एयर कैसी होती है, रेयरर, रेयरर मीडियम बनाती है। और यहां पर क्या है, कोल्ड एयर है, और ये कैसा बनाती है, तो डेंसर मीडियम बनाती है। तो अगर कोई लाइट रे चलती है यहां से, देखना कॉन्सेप्ट इजी है। अगर मान लेते हैं यहां से कोई लाइट रे चलती है इधर से, तो लाइट रे यहां से चल करके यहां गिरेगी, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यहां पर आई जो है सी से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाओ, यहां पर भी आई छोटा है सी से, फिर यहां बढ़ाओ, यहां पर भी आई छोटा है सी से, फिर यहां पर बढ़ाओ, यहां भी आई छोटा है सी से। फाइनली जब यहां पर गिरती है तो यहां पर जो आई होता है वो बड़ा हो जाता है सी से, और लाइट आकर के इसकी आंखों पर गिरती है, ऐसा होता है। समझ में आया? तो देखो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर कर रहा है ये मीडियम ना, और इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे करवाया जा सकता है रिफ्रैक्शन। तो यहां से लाइट रे चल रही है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, फाइनली जब यहां पहुंचती तो आई की वैल्यू सी से बड़ी हो जाती और दोबारा इसकी आंखों पर पहुंचती। अब यहां से कुछ पॉइंट सुनो, जब ये यहां पर पहुंच जाएंगी तो इससे क्या लगेगा, इसे लगेगा कि ये लाइट रे कहीं नीचे से आ रही हैं। तो अगर ये लाइट रेज नीचे से आएंगी तो इसको ऐसा अपीयर होगा कि यहां पर, यहां कहीं पर ये ऐसा कुछ होगा, उसे यहां पर अपीयर होगा कुछ, ये ऐसा। यहां पर ट्री है, यहां पर ट्री है, यहां पर ट्री अपीयर होगा इसे। ये ट्री देखो स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल इन साइज, जो भी ऊपर ट्री है उससे छोटा ये ट्री दिखता है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्या एक्चुअली यहां पर ट्री दिखेगा, मतलब उसे तो दिखेगा, क्या एक्चुअली यहां पर ट्री है? नहीं है। तो यहां पर हमें लगेगा कि यहां पर वाटर है, पानी भरा हुआ है, वाटर है, और वाटर कहां है, पॉन्ड है, कोई तालाब होगा तभी तो वाटर होगा। तो वाटर का यहाँ इल्यूजन होता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि हाँ ये इसकी परछाई यहां पर बन रही होगी। ठीक है, इसी को कहा जाता है मिराज का फॉर्मेशन। तो क्या होता है, जब गर्मी के दिन होते हैं तो वहां पर जो सरफेस की एयर होती है उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जी पा जाते हैं। ज्यादा एनर्जी की वजह से वहां पर जो रेयरर मीडियम, मतलब जो मीडियम बनता है वो रेयरर मीडियम बन जाता है, रेयरर मीडियम बन जाता है। और इसके ऊपर अगर सरफेस से जाते हैं तो वहां पर डेंसर मीडियम बनता है। तो डेंसर मीडियम से लाइट चलती है और यहां पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू सी से बड़ी हो जाती है तो दोबारा रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर जाकर गिरती है, जिससे हमें इल्यूजन होता है कि वहां पर कोई तालाब है। इसी को कहा जाता है मिराज।
ठीक है, समझ में आया होगा। आगे आओ देखते हैं, आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा हुआ क्लास 10th में भी, एक बार यहां से रिपीट कर देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन एंड फ्लेक्सिबल फाइबर, इट हैज अ थिन कोर, इसके पास थिन कोर होती, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास और प्लास्टिक। द कोर इज सराउंडेड बाय अ क्लेडिंग हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लोअर देन द कोर, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्लेडिंग the light rays inside the core get totally reflected at different points along the length of the fiber and emerge from the other end. Optical fiber can be used to send telephone signals. Doctor use optical fiber tube to examine stomach, जिसको कहा जाता है एंडोस्कोपी। क्या मतलब है इसका, आओ समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल दे रखी है, ये ऐसा, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक छोटा सा पार्ट है, ये एक छोटा सा पार्ट है। लाइट इसमें एंटर करती है, लाइट यहां से एंटर करती, सपोज यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं ना, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा मैक्स है, थीटा मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा है, जिससे अगर ये इसके अंदर एंटर करेगा तो ये TIR होगा इसका, ठीक है। यहां पर जाकर के गिरेगा, तो जब यहां पर जाकर के गिरेगा फिर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, कर दो, यहां नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद दोबारा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, सही है। यहां पर फिर से TIR होगा, ये भी ठीक है। यहां से लाइट चलेगी फिर इधर गिरेगी, वही सही। फिर से यहां पर फिर से क्या होगा, TIR होगा, तो जैसे TIR होगा लाइट फिर यहां गिरेगी, यहां गिरने के बाद फिर से TIR होगा, जितनी जगह गिरेगी सब जगह TIR होने वाला है, बस इतना ध्यान रखना। यहां से TIR हुआ, लाइट वहां पहुंच गई। अब उसके बाद में क्या होगा, फिर से यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करने वाले हैं, फिर TIR होगा, फिर TIR होगा यहां पर, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं अब हमारे पास वहां कहीं आंख है, यहां कहीं पर आंख है, जिसको दिख रहा है कि लाइट इससे निकल रही है, ठीक है। तो TIR कुछ इस तरह से होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। देखो यहां से लाइट चल रही है, इस पाथ पर गई, इस पाथ पर गई, इधर गई, इधर गई लाइट, इधर गई लाइट, फाइनली यहां पर पहुंच रही है आंखों पर, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि यही पार्ट होता है, इसमें और भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको आओ देखो। इसमें एक आउटर जैकेट वाला पोर्शन होता है, ये आउटर जैकेट वाला पोर्शन होता है, जिसमें किसको क्या कहा जाता है, देखो ये वाला पोर्शन कहलाता है क्लेडिंग, क्लेडिंग होता है, देखो यहां पर लिखा भी था क्लेडिंग। और जो अंदर वाला पोर्शन ये होता है, इसको कहते हैं कोर, कोर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, μ2 होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर हो गई। अब ये काम कैसे करती है ये देखना है। तो यहां पर देखो जो ये वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, I ग्रेटर देन C होना चाहिए, हाँ। तो I अगर ग्रेटर देन C होगा, इस I की वैल्यू लिखी क्या जा सकती है, यहां से देख के बताओ I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। तो I की वैल्यू लिखी जा सकती है, यहां पर ये थीटा है, ये R बन जाएगा, तो इस I की वैल्यू लिखी जा सकती है 90 माइनस R। अगर यहां पर ये जो छोटा सा एंगल बनने वाला है, अगर ये R है तो इसको हम 90 माइनस R लिख सकते हैं। अब इधर नए पेज पर आओ, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला काम होगा हमारा कि यहां पर हम स्नेल्स लॉ लगा दें, लगा दो। 1 साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू में μ1, ठीक है, μ1 है अंदर का, हाँ अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और यहां पर साइन R बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं तो साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू में लिखा जा सकता है μ1 साइन R। इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर के ही छोड़ दो इसे। अब बात करते हैं I की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए C से, ठीक है, और I किसके बराबर है, 90 माइनस R के बराबर है, C से बड़ा हो। तो यहां लिख सकते हैं साइन 90 माइनस R ग्रेटर देन C। तो यहां लिख सकते हैं साइन 90 माइनस R को क्या लिखा जा सकता है, दैट विल बी कॉज R। कॉज R ग्रेटर देन क्या होना चाहिए,
C से ज्यादा होना चाहिए। और हम जानते हैं C की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है अंदर वाले इंटरफेस के लिए, तो साइन C इज इक्वल टू लिखा जा सकता है μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1, ये लिख सकते हैं साइन C की वैल्यू। तो इधर साइन ले लिया तो इधर भी साइन लेना था ना, साइन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन C, यहां पर साइन C, तो यहां पर जो कॉज R आने वाला है ग्रेटर देन साइन C होगा। साइन C की वैल्यू क्या होगी, μ2 डिवाइडेड बाई में μ1 निकल के आएगी। ये μ2 डिवाइडेड बाई में μ1 कहां का लिखा है, तो इस पॉइंट के लिए लिखा है, यहां पर μ1 है और ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 है, इसके लिए हम लोगों ने अभी TIR लिखा है। ठीक है, तो ये कॉज R की वैल्यू आ गई। यहां से देखो साइन R तो हमें पता है ना, साइन R पता है, तो अब एक काम करते हैं ना, यहां पर कॉज R को लिख देते हैं ऐसा, कॉज R को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर R का स्क्वायर रूट किससे बड़ा होना चाहिए, μ2 बाई μ1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर R को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा मैक्स डिवाइडेड बाई में μ1 लिखा जा सकता है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1 होगा। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए था साइन थीटा मैक्स, साइन थीटा मैक्स चाहिए, तो स्क्वायर करवा दो, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैक्स डिवाइडेड बाई में μ1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन μ2 बाई μ1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर ठीक से लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है μ1 का स्क्वायर, ठीक रहेगा, हाँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैक्स इज इक्वल टू में, यहां क्या लिखा जा सकता है राइट साइड में, तो राइट साइड में इसको लिख सकते हैं μ2 का स्क्वायर बन जाएगा, हाँ ये भी ठीक है, सही है। अब हमें क्या करना होगा, यहां पर लिख सकते हैं μ1 का स्क्वायर, ये क्या था यहां पर था ग्रेटर देन μ2 का स्क्वायर बन जाएगा, और μ1 और μ1 दोनों जगह से कैंसिल हो गए, तो यहां से वैल्यू लिखी जा सकती है μ1 का स्क्वायर, μ1 का स्क्वायर और माइनस, या ऐसे लिख लो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैक्स ग्रेटर देन हो जाएगा, एक मिनट, μ2 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर, तो साइन थीटा मैक्स जो निकल के आने वाला है वो लेस देन लिख सकते हैं हम किसके, μ2 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर बन जाएगा। यहां से देखो ठीक दिख रहा होगा। तो अब साइन थीटा मैक्स को क्या लिखा जा सकता है, देखो तो साइन थीटा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करा है, लेस देन हो गया, इसको यहां पर ये μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर हो जाएगा, इसको सही कर लो, तो ये बन जाएगा μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। ठीक, तो अगर ऐसा हुआ तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा मैक्स जो भी निकल के आने वाला है उसको स्क्वायर था ना, तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब अगर इतने एंगल पर हमें वैल्यू भेजनी हो, किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है एक एंड से दूसरे एंड पर, तो यहां पर तभी पहुंचेगा जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट कैसे ट्रेवल करती है TIR प्रिंसिपल के बेस पर, वो यहां से पूरा डेरिवेशन है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अगेन ये फॉर्मूला याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात हो गई। क्वेश्चन यहां पर एक लिखा गया, हाउ देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड, पॉइंट सोर्स है लाइट का, वो प्लेस है H बिलो द सरफेस ऑफ अ लार्ज एंड डीप लेक इन अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल एस्केप थ्रू द सरफेस ऑफ वाटर। इसका देखो मतलब क्या है, कह रहे हैं कितना फ्रैक्शन बाहर की तरफ निकलेगा, तो कितना फ्रैक्शन बाहर की तरफ निकलेगा ये हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा सरफेस तो पूरी तरह से ठीक होगी, लेकिन उसमें एक ये दिक्कत होगी कि सरफेस पर जब हम बात कर रहे होते हैं, ये मान लेते हैं सरफेस है, ये सरफेस है और ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, सपोज y दिया गया है, और ये जो है हमारे पास इसका सेंटर, यहां कहीं सेंटर से ये लाइन पास हो रही है, ये सेंटर से लाइन पास हो रही है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये y हो गया, टोटल r है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इस वाले पॉइंट को क्या लिख सकते हैं,
ये डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक इसकी रेडियस है, तो ये हो गई इसकी रेडियस, क्योंकि यहां से देखो ऐसा, अभी समझ आएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये रेडियस वाला पॉइंट होगा, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये r होगा ना, तो यहां से यहां r होगा, ये y होगा, तो इसे हम r माइनस h बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? देखो r माइनस y बोल सकते हैं अभी के लिए, तो r माइनस y बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर हम h, ये डेप्थ h है, एक मिनट रुकना, यहां से यहां तक की डेप्थ जो दे रखी है वो h है, सपोज हमारे पास h, ठीक है, ये h दिया गया है। अब हमें क्या करना है, यहां पर जो सर्किल बनेगा उससे कितनी फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी पास करेगी उसके बारे में बताना है। तो कहा है फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल एस्केप थ्रू, देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन मान लेते हैं f है, तो एरिया ऑफ कैप, जो भी ऊपर कैप बन रही है उसका एरिया, और एरिया ऑफ स्फीयर, जो टोटल स्फीयर हम लोगों ने एज्यूम किया उसका एरिया लिख दो, तो वो लिखा जा सकता है 2 पाई r, ठीक है, इनटू में y लिख सकते हैं, 2 पाई r h होता है, स्मॉल वैल्यू के लिए मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट ये सिलेंडर है, और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां से बन जाएगा 1/2, और इसे क्या लिख सकते हैं, तो y डिवाइडेड बाय में कैपिटल R लिखा जा सकता है, ये f आएगा। अब हमारे पास बात आती है कि y डिवाइडेड बाय में r क्या लिखा जाएगा, तो y डिवाइडेड बाय में r यहां से आओ निकाल लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा y डिवाइडेड बाय में r, तो ये y है, ये भी ठीक है, ये हमारे पास y दिया गया है, डिवाइडेड बाय में r है, ठीक है। चलो हम यहां से बात करते हैं f इज इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू हमें ठीक नहीं लग रही, तो y की वैल्यू लिख सकते हैं r माइनस एच, डिवाइडेड बाय में यहां हो जाएगा r, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, और यहां पर बन जाएगा 1 माइनस एच बाई आर, ठीक है, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। 1 माइनस एच बाई आर क्या हो सकता है, तो h ये दिया गया है, r ये दिया गया है, तो ये हो जाएगा बेस, तो यही हमारे पास तो एंगल बन जाएगा, ये तो थीटा है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से कॉस थीटा, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब अगर हमें निकालना होगा पॉइंट सोर्स अगर रखा गया है h हाइट नीचे, मतलब डेप्थ h है, तो उस केस में यहां से हम जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, मतलब फ्रैक्शन ऑफ लाइट निकालेंगे जो इससे पास होने वाली एस्केप थ्रू द सरफेस ऑफ वाटर, उसका फार्मूला यहां से लिखा जा सकता है। और क्रिटिकल एंगल को कॉन्सेप्ट लगा करके अगर इसे सही करना चाहें तो भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए, तो क्रिटिकल एंगल में क्या लिखा जा सकता है, साइन c इज इक्वल टू 1/μ लिखा जा सकता है। एक मिनट रुकना, इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यहां से हम cos c लिखना चाहें, ये c थीटा की वैल्यू c के बराबर ही हो जाएगी, ठीक है। तो cos थीटा या cos c की वैल्यू अगर हम लिख रहे हो तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/μ स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऐसा लिखा जा सकता है। तो बस बन गया, ये बन जाएगा हाफ 1 माइनस ये वैल्यू, तो ये वैल्यू लिखी जा सकती है रूट के अंदर 1 माइनस 1/μ स्क्वायर, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कुछ खास नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहां कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, कह रहे हैं फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर सो दैट द लाइट एंटर्स एट ए से लाइट एंटर करती है और यहां पर बी से बाहर आए। कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं लाइट ऐसे एंटर करती है, इसके अंदर ये ऐसे लाइट एंटर करती है, तो लाइट ऐसे एंटर करेगी, ये उस तरफ कैसे जाएगी, तो उसके लिए हमें ऐसा देखना होगा। देखो यहां से यहां जाएगी ऐसे, और फाइनली इस रास्ते से होकर के ऐसे चली जाएगी। तब ऐसा हो सकता है कि लाइट एक एंड से एंटर करे, दूसरे पर चली जाए वापस। इसको मिला लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसके बिल्कुल पास से लाइट एंटर करती है, ठीक। उन्होंने कहा है डी बाई आर की वैल्यू बताओ, म्यू जो दिया गया इस मीडियम के लिए वो 1.5 है। तो देख लो क्या लिखा जा सकता है। सबसे पहले यहां पर ये कितना एंगल बनना चाहिए, सी के बराबर एंगल बन जाए, या कह सकते हो ये जो वैल्यू होनी चाहिए इसकी वैल्यू, ये आई, ये ग्रेटर देन सी होना चाहिए, ठीक है। यहां से लाइट चलती है, तो अगर ग्रेटर देन सी होगा तो यहां से लिख सकते हैं साइन आई इंटू में म्यू इज इक्वल टू में, यहां क्या लिखा जा सकता है दूसरी साइड में, तो देखो साइन आई अंदर का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो, और म्यू जो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया वो हो गया है म्यू। इस साइड लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 इंटू साइन 90, मतलब क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन लगाना है। अगर ये कंडीशन नहीं लगाना तो ऐसे लिख दो ना,
थीटा जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या जो आई बनेगा यहां पर, आई जो बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो अगर ये सी होना चाहिए तो यहां से लिख सकते हैं साइन आई सी, या साइन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ लिखा जा सकता है। और साइन आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो साइन आई की वैल्यू देखो, यही एंगल आई है तो आई के सामने ये आर बन जाएगा यहां से यहां, और ये बनेगा हाइपोटेनस, तो ये डी है ना थिकनेस इसकी, और ये आर है तो डी प्लस आर बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई में डी प्लस आर बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ होगा। उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा डी प्लस आर डिवाइडेड बाई में आर लेस देन इक्वल टू में म्यू, तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी बाई आर और लेस देन इक्वल टू म्यू। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर, उन्होंने डी बाई आर पूछा ना, तो डी बाई आर इज इक्वल टू डी बाई आर की वैल्यू क्या निकल के आ सकती है, म्यू -1। तो म्यू कितना दिया गया, 1.5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.5। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, वो भी आओ देखो, कह रहे हैं फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। इसके लिए म्यू की मिनिमम वैल्यू बतानी है फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द वर्टिकल सरफेस। अच्छा चलो देखो, यहां पर लाइट आकर के गिरेगी, ठीक है, और ये इसकी तरफ मुड़ेगी। अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ देते हैं, और ठीक है, ये ऐसा है, इधर लाइट आकर के गिर रही है, ये थीटा आई है, और यहां पर ये म्यू दिया गया है, और ये लाइट रेज यहां पर आकर के गिरती हैं। यहां पर मान लेते हैं ऐसा होता है, तो हमें यहां पर TIR करवाना है, इस जगह पर करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, TIR होगा तो ऐसा होगा। TIR की कंडीशन क्या होगी, यहां से यहां पर ये थीटा नॉट है, इधर वाले को लिख सकते हैं R, लिख लो। यहां पर एंगल क्या बन जाएगा, 90 माइनस आर, क्यों, क्योंकि इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, 90 डिग्री पर मिलेंगे, तो ये वाला भी एंगल 90 माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि I इज इक्वल टू आर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 इंटू साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू में म्यू इंटू में साइन आर लिखा जाएगा। बढ़िया है, तो साइन आर की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय में म्यू। सही है, दोबारा से यहां पर क्या होगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगी 90 माइनस आर, वो ग्रेटर देन होगी सी से, तो ये लिख सकते हैं कॉज आर, साइन 90 माइनस आर कॉज आर, इधर हो जाएगा साइन सी, तो ये बन जाएगा यहां से कॉज आर। कॉज आर के बारे में भी बात करते हैं, या यहां से लिख लो कॉज आर की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बाय में म्यू। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू में म्यू का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्यों, ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी क्या लिखा जा सकता है, साइन सी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय में म्यू। आओ देखो इधर, तो ये वैल्यू बनने वाली है 1, या स्क्वायर करवा दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर, और ये बन जाएगा ग्रेटर देन 1 बाय म्यू स्क्वायर। यहां से इधर भेज दो, कैंसिल करवा दो, तो बन जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहां से देखोगे हमें चाहिए वैल्यू म्यू की, तो म्यू की वैल्यू क्या निकल सकती है, उन्होंने कहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या निकाली जा सकती है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, और इसका बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो हम यहां से लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू लिखी जा सकती है म्यू इज इक्वल टू में रूट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट। तो TIR के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है, आई थिंक समझ में आया होगा। इस तरह से लगा सकते हैं, इस पर TIR नहीं, वर्टिकल सरफेस पर TIR कराना, तो ये वर्टिकल सरफेस है, TIR कराओगे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, याद रखना इसे। यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि उन्होंने कहा था फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर की मिनिमम वैल्यू 0.5 निकल के आएगी, इस तरफ से लाइट एंटर करेगी, इस तरफ से लाइट बाहर निकल रही होगी, तब ऐसा होगा, ठीक है। यहां पर देख लिया कितना फ्रैक्शन आएगा, तो फ्रैक्शन निकल के आएगा 1/2 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यहां ऑप्टिकल फाइबर का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है वो यहां से दिया गया है,
आगे आओ, देखो यहां पर, ये देखो यहां पर जो वैल्यू निकल के आया इसी में रखना चाहो तो रख देते, वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती लास्ट वाले क्वेश्चन की। ऑप्टिकल फाइबर हो गया ये। मिराज का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड क्या होता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस के बारे में बात की, यहां पर फार्मूला निकल के आया है, याद रखना है। यहां पर देख लिया डेविएशन ऑफ अ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यहां पर देख लिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हम लोगों ने आज कवर किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कि क्या होता है, कैसे हम इसे देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी हैं इसके करने के लिए, जिनको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन चलेगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।